सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। जैसे कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें कि हम एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के, स्पेसिफिकली स्टैटिस्टिक्स के। आज हम उसका पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में ऑफ द टू वेरिएबल्स मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन कब पॉसिबल है। तो बिफोर मैं आपको ये चीज़ समझाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एलपीपी में सबसे पहले हमारे पास होता है एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर हम टू वेरिएबल की बात करें तो 2x + 3y = 4 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक हमारा वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। फिर उसके रिस्पेक्ट में हमें कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5x + 4y ≤ 6, ठीक है। 2x + 3y ≤ इसमें वैल्यू नहीं होती है, 2x + 3y होगा और यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होंगे, कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, और इन कॉन्स्ट्रेंट्स को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। और कुछ और ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, जैसे कि x > 0 एंड y > 0। ऐसे कॉन्स्ट्रेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, तो उससे हमारे पास आता है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या आता है? फिजिबल सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास आएगा फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल मतलब जितने भी पॉइंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, मान लीजिए एक लाइन ये बनी, एक ये बनी, एक ये बनी, ठीक है। तो इसको जब हम अंदर की तरफ शेड करते हैं, ये जो शेडेड एरिया है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना, इन्हीं को हम यहाँ पर, इन सभी कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं? हमारे ये क्या है? फिजिबल सॉल्यूशन है। अब फिजिबल सॉल्यूशन में से ही कोई एक क्या होता है? हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है? उनमें से कोई एक होता है। बट जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स जो हैं वो हमारे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गए, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, ठीक है। और ये कब होता है? जब अभी जो मैंने केस लिखा था आपके आगे, यानी कि जो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, अगर सेम कॉन्स्ट्रेंट हो, दैट इज़ 2x + 3y इक्वल्स भी हो सकता है, <= भी हो सकता है, 4 हो मान लो। तो ऐसे केस में जो होता है, हमारे मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन आने के पूरे चांसेस हैं। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा? ये जो हमने पॉइंट्स बनाए थे, और मैं इनको अगर नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल ये था हमारा, ये हमारा फिगर था, ये ऐसे करके, तो ये जितने भी पॉइंट्स आए थे, इनको अगर मैं नाम दे दूँ, दैट इज़ A B C D E, ठीक है। और इन सभी पॉइंट्स को मैं पुट करूँ, कोऑर्डिनेट्स होंगे ना इनके कुछ से, 2 4 3 2 2 2 4 2 मान लेते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ। 3 2 2 4 हो, मान लो 2 4 हो चुका है, मान लेते हैं। ये है मान लो 6 6, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम x की पुट करेंगे, से 2 × 2 + 3 × 4, तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम सॉल्यूशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है, 2 कोऑर्डिनेट्स हमको सेम वैल्यू दे, जैसे 2 4 और 4 2 है, मान लेते हैं, सेम वैल्यू दे रहे हैं, तो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसी को ही आगे देखते हैं। तो क्या केस बताया? जब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है या तो सेम हो, हमारे जो कॉन्स्ट्रेंट है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जैसा हो, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मस्ट बी पैरेलल टू द कॉन्स्ट्रेंट दैट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। जो बाउंड्री बना रहा है वो पैरेलल हो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के, जो कॉन्स्ट्रेंट है और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उनकी जो है वो कॉन्स्ट्रेंट की जो बाउंड्री बना रहा है वो दोनों क्या हो? पैरेलल हो। तब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाए? ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ जाए। तो इसका आंसर है ए, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द कोड जो सही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था असर्शन रीज़न सॉल्व कैसे करते हैं। असर्शन रीज़न सॉल्व करने के लिए हमारे पास है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन इज़ द मैथमेटिकल एवरेज। बिल्कुल सही है, मैंने बताया था। कुछ होते हैं हमारे पोजिशनल एवरेज और कुछ होते हैं मैथमेटिकल। तो पोजिशनल कौन से होते हैं? मीडियन एंड मोड, ठीक है। और जो हमारे मैथमेटिकल होते हैं, यानी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और
और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हमारे क्या होते हैं, जो मैथमेटिकल एवरेज होता है। तो कहते हैं द वैल्यू ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज़ डिटरमाइंड बाय ईच आइटम। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं, x1 x2 xn जितने भी आपकी वैल्यूज़ हैं उसका हम nth रूट निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या हो गई, करेक्ट हो गई। लेकिन क्या हम हर आइटम को ज्योमेट्रिक मीन में काउंट करते हैं इसलिए वो मैथमेटिकल एवरेज है? तो आंसर इज़ नो। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अंडर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब सैम्पल साइज़ बढ़ता है तो हमारे एरर्स डिक्रीज़ होते हैं। बिल्कुल सही है, आपको सैम्पल एरर का मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो अगर आपको वो याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये आपको स्टैंडर्ड एरर का मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है, तो अगर जैसे जैसे हमारा n इंक्रीज़ होगा, न्यूमरेटर में कोई चीज़ इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा जैसे जैसे हम सैम्पल साइज़ बढ़ाते हैं हमारा जो एरर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। पहली बात तो ये। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सिस्टमैटिक एरर्स ऐसे एरर्स होते हैं जो कि सैम्पल साइज़ की वजह से नहीं होते, यानी कि किसी बायसनेस की वजह से हो गए। ठीक है, आपके मेजरमेंट टूल में कोई प्रॉब्लम है, आपके सैम्पलिंग मेथड आपने गलत चूज़ कर लिया, मतलब ह्यूमन एरर्स जो आप कर देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर का सैम्पल साइज़ से तो कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ सिस्टमैटिक एरर का। मान लीजिए आपने पूछा कि हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है वो फेल क्यों कर रही है, वाई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर फेलिंग, ऐसा आपने क्वेश्चन पूछा अपने फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चनर में। ठीक है, कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेल क्यों कर रही है। तो ये क्या हो गया, एक बाइस्ड क्वेश्चन हो गया, यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपने पहले ही बता दिया कि पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं, तो ऑब्वियसली जो भी आंसर करेगा वो नेगेटिव में ही, मतलब उसी के बारे में बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने ऐसा नहीं पूछा कि क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पास हो रही हैं या फेल हो रही हैं। ठीक है, आपने ऐसा नहीं पूछा, रादर आपने क्या पूछा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेल क्यों हो रही है। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ, एक बाइस्ड क्वेश्चन हुआ। तो इसलिए जब भी हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता है तो हमारा जो सैम्पलिंग एरर है, ऑब्वियसली जो हम सैम्पल में एरर क्रिएट कर रहे हैं वो तो कम होगा, लेकिन उसका सिस्टमैटिक एरर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टमैटिक एरर जो है वो बढ़ सकता है जैसे जैसे सैम्पल साइज़ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसका रीज़न क्या हुआ कि क्योंकि आपने मान लीजिए 100 सैम्पल निकाले, तो 100 में से 100 से आपने वही क्वेश्चन पूछा कि क्यों गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फेल हो रही हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे सैम्पल साइज़ बढ़ाओगे आपके सिस्टमैटिक एरर क्या होंगे, वो क्या होंगे, बढ़ेंगे, ना कि घटेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सिस्टमैटिक एरर क्या है और आपका दूसरा क्या था, सिस्टमैटिक एरर्स क्या है और आपका सैम्पलिंग एरर क्या है। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ इन्फ्रेंस एंड प्रोबेबिलिटीज़। ये बात आपको याद रखनी है, एक स्टेटमेंट है जो कि बॉडिंगटन ने दी थी। किसने दी थी, बॉडिंगटन ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है द एप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ए स्पेसिफिक ईयर। एक साल है, मान लीजिए 2025, मैंने बोला कि इस साल में मान लीजिए कुछ मेज़ उगाया है हमने, मेजर पोर्शन में हमने मान लीजिए राइस उगाया है, उससे मेजर पोर्शन में मान लीजिए हमने वीट उगाया है, थोड़े बहुत हमने अदर सीरियल्स या पल्सेस उगाए हैं, हमने मान लीजिए तो कुछ और जो है ज्वार उगाया है। ठीक है, इस तरीके को हम चीज़ों को रिप्रेजेंट किस में कर पाएंगे, हमारे पाई डायग्राम में। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, पाई डायग्राम से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स दिखाने थे और वो भी एक ही डायग्राम में, तो वो किस में पॉसिबल हो सकता है, यानी शेयर दिखाना है बेसिकली कि कितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमारे पूरे साल में उगे हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा उगा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाई डायग्राम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है ओजाइव कर्व इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ। ओजाइव कर्व किसकी मदद से हम ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता होगा कि जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, CF निकालते हैं। ठीक है, हम लेस देन CF होता है, मोर देन CF होता है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम पुट करते हैं और हम इस तरीके से कर्व बनाते हैं जिसको बोलते हैं लेस देन एंड मोर देन ओजाइव। जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी वैल्यू क्या होती है, मीडियन होता है। ठीक है, एक बात और बता देती हूँ, जो लेस देन
ओजाइव होता है वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है, अपने नाम से हमेशा उल्टा चलता है। जो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, और जो मोर देन वाला है वो हमेशा डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। लेस देन वाला हमेशा ऊपर बनेगा, यानी कि वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी हमारा लेस देन जो है वो इस तरीके से बनेगा और मोर देन ऐसा बनेगा, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर आप ओजाइव कर्व इज़ ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मीडियन मार्क मत कराना। मीडियन ओजाइव कर्व की हेल्प से हम जो है मीडियन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मेनली तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करके ओजाइव कर्व्स को, उसने पूछा है ओजाइव कर्व किससे ड्रॉ होते हैं, ना कि मीडियन किससे ड्रॉ होता है, ठीक है। ओके, तो थर्ड मोमेंट अराउंड द मीन इज़ यूजफुल टू मेजर थर्ड मोमेंट अराउंड द मीन। तो आपको पता होना चाहिए मोमेंट्स होते हैं, कुछ मोमेंट्स हमारे रॉ मोमेंट्स होते हैं और कुछ हमारे कैसे होते हैं मोमेंट्स, कुछ रॉ मोमेंट्स होते हैं और कुछ सेंट्रल मोमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक होता है रॉ मोमेंट और एक होता है हमारा सेंट्रल मोमेंट। तो जो रॉ मोमेंट्स होते हैं ना बच्चों, वो होते हैं हमारे अराउंड अ आर्बिट्रेरी नंबर, अराउंड आर्बिट्रेरी नंबर, ठीक है। किसी भी आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी हम अगर नंबर ले लेते हैं उसके अराउंड अगर हम हमारा मोमेंट्स निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं रॉ मोमेंट्स, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से, एंड म्यू आर इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस ए टू द पावर आर अपॉन एन। यहाँ पर ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम रॉ मोमेंट निकाल रहे हैं। यही सेंट्रल मोमेंट निकालते तो हम क्या होता है, सेंट्रल मोमेंट किसके अराउंड होता है, अराउंड मीन होता है। सेंट्रल मोमेंट इज़ अराउंड मीन, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल है, सेंट्रल टेंडेंसी से आपको याद रखना है। तो हमारा जो म्यू आर है, जो कि हम सेंट्रल निकालते हैं, उसको आर म्यू आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू आर डैश मतलब हमारा वो क्या है, रॉ है, और म्यू आर से डिनोट कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंट्रल है, और म्यू आर जो है वो है समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन एन। आर हमने क्यों लिखा है, यहाँ पे अगर 1 डालोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगी वैल्यू, 2 डालोगे तो 2 हो जाएगी, एंड सो ऑन। एक और होता है मोमेंट, दैट इज़ मोमेंट अराउंड ओरिजिन। इसका क्या मतलब होता है कि नाम से समझ में आ रहा है, मोमेंट अराउंड ओरिजिन, यानी कि ज़ीरो के अराउंड आपको निकालना है। तो ज़ीरो के अराउंड आप कैसे निकालोगे, ज़ीरो के अराउंड आप ऐसे निकालोगे, दैट इज़ वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ समेशन एक्स माइनस, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आर अपॉन एन। तो म्यू आर वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में ही पूछ रहा है कि अगर द थर्ड मोमेंट अराउंड द मीन, यानी किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सेंट्रल मोमेंट की बात कर रहा है, तो थर्ड मोमेंट कौन सा होता है। तो आपको 4 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन सा है। मैं एक बार ये रब कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला जो आता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, जो सेंट्रल मोमेंट्स हैं दैट इज़ म्यू 0 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के, और म्यू 1 जो है वो किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। फिर आपका जो म्यू 2 है वो क्या हो गया, वो दिखाता है हमारा समेशन, आई एम रियली सॉरी, ये 0 क्यों होता है ये भी बता देती हूँ, समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, देखो, म्यू की पावर आर इज इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन की पावर आर। तो यहाँ पे आर हमने क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू 1 इक्वल्स टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन की पावर 1। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, और आपको पता है डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, इसीलिए क्या वैल्यू हो गई, 0 के बराबर होगी। अब सिमिलरली 2 निकालोगे, तो यहाँ पर आप 2 करो तो आप देखो क्या हो जाएगा, 2 निकालोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। अब आप ये देख कर बताओ ये किस चीज़ का फॉर्मूला है तो ये किसका फॉर्मूला हुआ हमारा, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। तो यानी आपको क्या समझ में आया कि फर्स्ट मोमेंट अराउंड मीन जो होगा वो किसके बराबर है, वो हमारा 0 के बराबर है। सेकेंड वाला हमारा वेरिएंस होता है। थर्ड वाला हमारा क्या होता है, थर्ड नंबर पे हम क्या पढ़ते हैं, थर्ड हमारा होता है कुर्टोसिस, एंड फोर्थ होता है हमारा, सॉरी पहले स्क्यूनेस पढ़ते हैं ना, तो थर्ड होता है स्क्यूनेस एंड फोर्थ होता है कर्टोसिस।
ठीक है, तो ये आपको बात याद रखनी है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल मोमेंट्स की। ठीक है, तो थर्ड वाला किसके बराबर होगा, स्क्यूनेस के, और फोर्थ वाला कर्टोसिस के। ये चार आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्क्यूनेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्क्यूनेस आंसर नहीं दे रखा है, सिमेट्री लिखा हुआ है, तो वो भी एक ही बात है, क्योंकि स्क्यूनेस किसको बताता है, सिमेट्री को बताता है। तो ये भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है एसिमेट्री मेजर्स द फिक्स्ड रिलेशनशिप कर्टोसिस, और रीज़न क्या है, कर्टोसिस फ्रीक्वेंसी कर्व मेजर द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व ऑफ द पीक लाइन। सो एसिमेट्री मेजर्स द फिक्स्ड रिलेशनशिप का क्या मतलब है, आपको पता है जो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल मैंने आपको बताया जैसे हमारा नॉर्मल कर्व होता है, तो दोनों तरफ से क्या होता है, वो बराबर होता है। एसिमेट्री मतलब कि या तो आपका कोई एक साइड ज़्यादा बड़ा होगा और दूसरी साइड जो है वो छोटा होगा। ठीक है, ये वाला जो कर्व है या फिर ये वाला जो कर्व है, इस तरीके से आपका एक तरफ टेल जो होगा वो ज़्यादा होगा, वो क्या होगा, एसिमेट्रिकल। तो फिक्स रिलेशनशिप तो नहीं बताएगा, यानी अगर मान लीजिए हम एरिया डिवाइड करते हैं तो इसमें एरिया कम होगा, इधर ज़्यादा होगा, इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, तो इसका मतलब एक कोई फिक्स रिलेशनशिप तो शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है आपका कर्टोसिस फ्रीक्वेंसी कर्व मेजर्स द फ्लैटनेस ऑफ द कर्व। तो कर्टोसिस जो होता है वो मैंने आपको बताया था किस चीज़ को दिखाता है, फ्लैटनेस या पीकनेस को दिखाता है। ठीक है, कि कितना कोई कर्व फ्लैट है या कितना कोई कर्व पीक है, इसी को बताता है कर्टोसिस। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है और ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। ठीक है, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ज्योमेट्रिक मीन, इट इज़ एग्जैक्टली डिफाइंड। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइंड होता है। आपको पास एक फॉर्मूला है, मान लीजिए मैंने आपको बोला 8, 12 और 36 का एक वो निकालिए, आई एम रियली सॉरी, 8, 12 और 36 का ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तो आप निकाल सकते हैं। एक एग्जैक्ट फॉर्मूला है, आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑल आइटम्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है। 3 वैल्यूज़ हैं तो तीनों का निकाल सकते हैं। इट इज़ स्पेसिफिकली यूजफुल इन मेजरिंग परसेंटेज और एवरेज ऑफ प्रोपोर्शंस। कह रहा है कि इसका जो है यूज़ हम इसको कहाँ करते हैं, परसेंटेजेस या फिर एवरेज ऑफ प्रोपोर्शन निकालने के लिए करते हैं। तो क्या हम ऐसा यूज़ करते हैं या आप मुझे बताएंगे। फोर्थ की तरफ चलते हैं, द वैल्यू ऑफ इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन। तो इसकी वैल्यू अर्थमेटिक मीन से ज़्यादा होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसको आपको ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है, अल्फ़ाबेटिकली। तो ABCDEFG फिर H। ठीक है, तो पहले अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, या तो ये इक्वल हो सकते हैं या फिर ग्रेटर होंगे। कह रहे ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है, तो उन्होंने नॉट ट्रू ही पूछा था, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट। तो ये वाला आप मुझे बताएंगे कि परसेंटेजेस और एवरेजेस ऑफ प्रोपोर्शन निकालने में हेल्प करता है, तो आंसर इज़ यस, ये हेल्प करता है। ये वाला ठीक है, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा रिलेटिव मेजर है डिस्पर्जन का। मैंने बताए थे आपको रिलेटिव मेजर्स। रेंज हमारा कैसा है, एब्सोल्यूट है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। क्वार्टाइल डेविएशन एब्सोल्यूट है, मीन डेविएशन एब्सोल्यूट है, स्टैंडर्ड डेविएशन एब्सोल्यूट है। लेकिन यही अगर इनके आगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखा होता, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल होता, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता, तो ये रिलेटिव मेजर बन जाते हैं। एंड लास्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बिल्कुल सही। ये क्या है, हमारा रिलेटिव मेजर है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ई। ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट आपको पता होगा कौन सा एब्सोल्यूट है, कौन सा रिलेटिव है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर आपने वो देखा है तो ये बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको पहले तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, x माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन x माइनस एक्स बार अपॉन एन। तो आप क्या करेंगे, पहले x लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसका निकालेंगे मीन कैसे निकालते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 अपॉन 5 कितना हो गया, 3 हो गया, तो मीन आ गया 3। अब इसका क्या निकालना है, डेविएशन। बहुत ही सिंपल होता है, देखो इन फॉर्मूलाज को सॉल्व करना। पहले हमें x दे रखा था, अब उसमें से x बार माइनस करना, तो x माइनस एक्स बार, 1 में से 3 गए, कितना बच गया, -2, -1 0 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अगर आप इसका टोटल कर देंगे, आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसका टोटल कर देंगे, x बार की वैल्यू क्या थी 3,
अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप सम कर दें x माइनस एक्स बार को तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने क्या, इसका स्क्वायर कर दो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यही लिखा है, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 1 0 1 4, तो 4 4 8 9 10, तो 10 हो गई इसकी वैल्यू। ओके, अब हमें क्या करना है, सम इसका सम करके समेशन ऑफ दिस कितना आ गई वैल्यू, 10 आ गई। ठीक है, अपॉन n तो 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, और √2, तो √2 हमारा होता है 1.414, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.414। ठीक है, तो ये आपको बताना चाहिए। नीचे मैंने करके दिखा रखा है इसी तरीके से, मैंने बस यहाँ पर इसमें क्या कर रखा है, इसमें डायरेक्टली माइनस करके सीधा आपको दिखा हुआ है, मैंने आपको अलग से करके दिखा दिया। जो वे आपको कन्वीनियंट लगे वो आप समझ लेना। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका अंडर रूट भी करना होता है, तो इसलिए हमने इसका अंडर रूट किया है। ठीक है, नेक्स्ट 83rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉरेंज कर्व इज नॉट करेक्ट। कह रहे हैं लॉरेंज कर्व के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक ग्राफिकल मेथड है लॉरेंज कर्व फॉर स्टडिंग स्क्वायर डायग्राम इनइक्वालिटी, बिल्कुल ठीक है कि इट इज़ फॉर द इनइक्वालिटी के लिए। मैक्स और लॉरेंज ने डिस्कवर किया था, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया भी था, ये कब हुआ था, 1900 कितने में, ये आप मुझे बताएंगे। When there is a perfect equality, the Lorentz curve is incident or diagonal. When there is perfect inequality, the Lorentz curve is incident on the on the axis. बिल्कुल ठीक है कि जब लॉरेंज कर्व जो होता है, जब पूरी इक्वालिटी होती है तो यहाँ पे ही होगा वो कर्व, इसी के ऊपर ही। ठीक है, तो कह रहे हैं जब परफेक्ट इक्वालिटी होगी तो इंसिडेंट मतलब उसी के ऊपर होगा, डायगनल के ऊपर होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसी के ऊपर अगर ओवरलैप कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है तो परफेक्ट इक्वालिटी, और अगर परफेक्ट इनइक्वालिटी, जितना दूर जाएगा उतनी परफेक्ट इनइक्वालिटी, और अगर इस पे आ जाएगा, इस लाइन पे आ जाएगा, अगर इस लाइन पर आ गया तो परफेक्ट क्या हो जाएगी, इनइक्वालिटी। ठीक है, और यहाँ पे होगा तो क्या होगी, परफेक्ट इक्वालिटी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है, तो इसमें से ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जो कि गलत हो, तो इसलिए ये चारों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताएंगे लॉरेंज कर्व कौन से ईयर में दिया था, ईयर मुझे बताएंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही है, स्क्यूनेस बता चुकी हूँ, सिमेट्री के लिए होता है। कार्ल पियर्सन ने एक न्यूमेरिकल मेथड निकाला है ऑफ एसिमेट्री, एसिमेट्री का निकाला है कि सिमेट्री का निकाला है। ठीक है, स्क्यूनेस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, ये है ज़ीरो। ठीक है, स्क्यूनेस पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, बट 2009 नहीं हो सकती है ना, तो ये चीज़ क्या लिखी है, गलत है, तो ये गलत हो गया। वैसे तो ये एसिमेट्रिक का मेथड है कि नहीं, ये भी बताती हूँ आपको। इफ़ द कर्व इज सिमेट्रिक तो स्क्यूनेस ज़ीरो होगी, बिल्कुल ठीक है। जब यहाँ पे होता है तो हमारी कर्व क्या होती है, स्क्यूनेस ज़ीरो होती है, और एक सिमेट्रिकल कर्व विद ज़ीरो स्क्यूनेस होगी तो उसको हम नॉर्मल कर्व बोलते हैं, ये भी ठीक है। अब एसिमेट्री का मेथड है कि नहीं, तो देखो हमारे को ये पता चलता है, जो हमें कार्ल पियर्सन ने मेथड दिया था, कार्ल पियर्सन मेथड जो है ये मैं नीचे लिखा भी हुआ है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड जो है, मीन माइनस मोड, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना आपको। मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, पहले ई आता है ना, फिर ओ आता है, अल्फ़ाबेटिकली पहले ई आता है फिर ओ आता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पहले मीन आएगा फिर मोड आएगा, क्योंकि पेपर में जाके यही सब चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसका फॉर्मूला है जो हमें किसने दिया था, कार्ल पियर्सन ने दिया था। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सिमेट्रिकल है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारा ठीक हो गया, तो गलत हो गया, 2009 नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगर इसी फॉर्मूला को, एक और फॉर्मूला है इसी का ही, इसी को ही अगर इसी फॉर्मूला में मैं दूसरा फॉर्मूला डाल दूँ, दैट इज़ मोड वाला रिलेशनशिप डाल दूँ, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक और फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा वो फॉर्मूला, दैट इज़ मीन माइनस 3 मीडियन
मीडियन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, माइनस टू मीन, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 मीन माइनस 3 मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको फंडामेंटली यही याद रखना है, और ये याद रखना है कि दोनों ही फॉर्मूला में मीन आगे है, मीडियन या मोड क्या है बाद में। ठीक है, तो आप इसी से ही बता सकते हैं कि हमारा कर्व जो है, डिफरेंस से बता सकते हैं कि हमारा कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल। इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एसिमेट्री को भी बताता है। नेक्स्ट जो है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो होता है, मैंने अभी बताया था अर्थमेटिक मीन। जब सिमेट्रिकल है तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें उन लोगों को जिनको जेन्युइनली इन वीडियोज़ की नीड है। थैंक यू।